Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed US has many as hard power, as structural power, and as soft powers. Today we will discuss the India's relations with the US. During the Cold War, India's relations were not good with the US. India's closest friendship during the Cold War with the Soviet Union, and after the collapse of the Soviet Union, इंडिया सडनली फाउंड इटसेल्फ फ्रेंडलेस कि उसके बाद सबसे पहले जो थी कोल्ड वार के समय इंडियाज़ के रिलेशंस जो थे वो सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छे थे, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इंडिया ने अपने आप को फ्रेंडलेस जो है महसूस किया, बिकॉज उस समय बहुत सारी कंट्रीज़ जो नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन कर रहा और इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके साथ इतनी क्लोज रिलेशंस इंडिया के नहीं थे। तो फर्स्ट टाइम जो था इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज इट्स इकनॉमी एंड इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकनॉमी, कि उस समय जो है इंडियाज़ की अपने आप को जो है उसने एक ग्लोबल इकनॉमी के साथ इंटीग्रेट नहीं किया हुआ था, और उसमें उसने डिसाइड किया कि अपने आप को लिबराइज करने का इन इट्स इकोनॉमिक। लिबराइज मीन्स टू फ्री ट्रेड, वर्ल्ड के साथ जो है अपना रिलेशन स्थापित करने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक के साथ अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है इंडिया ने डिसाइड किया। द पॉलिसीज़ ऑफ द इंडियाज़ इकोनॉमिकली, इंडियाज़ पॉलिसीज़ वाज वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी और जो है बहुत ज़्यादा रिसेंट ईयर में बहुत इम्प्रेसिव हुई, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंट्री अट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिसी, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द इंडियाज़ की बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी इससे अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि इंडियाज़ पॉलिसी जो रेगुलर बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, इसलिए जो है अदर कंट्रीज़ ने भी अपने रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे बनाने स्टार्ट किए, एंड द नंबर ऑफ इंक्लूडिंग द यूएस आल्सो, और यूएस ने भी अपने रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे जो है इस्टेब्लिश करने के लिए जो है यूएस ने भी इसको पसंद किया कि इंडिया से रिलेशन जो हैं इंडिया के साथ जो है यूएस के रिलेशन अच्छे हो जाएँ। इसका मेन रीज़न क्या था कि यूएस रिलेशंस, बिकॉज द यूएस 65% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर, कि सॉफ्टवेयर सेक्टर का 65% जो था वो कहाँ किसके साथ था, यूएस के साथ सॉफ्टवेयर में, एंड 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ टू बी द एस्टिमेट टू बी द ओरिजिन ऑफ द इंडियंस, की 35% जो उसका स्टाफ था वो कौन सा था, दैट इज़ द टेक्निकल स्टाफ, दैट वर द इंडियंस, एंड 3 lakhs इंडियंस वर्क इन द सिलिकॉन वैलीज। सिलिकॉन वैलीज दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल हब दैट इज़ इन द कैलिफोर्निया, और उसमें 3 lakhs इंडियंस जो थे वर्क करते थे इन द सिलिकॉन वैलीज, एंड आल्सो द 15% ऑफ ऑल हाई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप, जितना भी उसका अमेरिका का 15% ऑफ हाई टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप हुआ था, दैट वर मोस्टली द इंडियन अमेरिकन्स, जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उन्हीं के थ्रू जो है स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए जो है मोस्टली जो है ये चाहते थे कि इंडियाज़ की व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इंडिया चाहता था कि वांट विद द यूएस इन द ग्लोबल इकनॉमी, कि ग्लोबल इकनॉमी के इंडिया ये चाहता था कि इस टाइप का जो है हमारा जो है रिलेशन होना चाहिए। इसमें देयर आर 3 स्ट्रेटजीज। वन इज़ मोस्ट और द इंडियन एनालिसिस जो थे वो ये चाहते थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इसमें लार्जली जो था मिलिट्री पावर किसकी थी, दैट वाज द वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर ऑफ द यूएस। तो इसलिए मोस्टली जो है वो ये चाहते थे कि देयर वर द फियरफुल ऑफ द ग्रोइंग क्लोजनेस विद इंडिया। वो नहीं चाहते थे, इंडियंस नहीं चाहते थे कि यूएस के साथ जो क्लोजनेस की जाए, क्योंकि वो उनको ये इंडियंस मोस्टली जर्नलिस्ट वो चाहते थे कि इंडियंस मेंटेन इट्स अलोफनेस फ्रॉम अमेरिकन, कि वो कहते थे कि इससे अपने आप को अलग रखा जाए, इंडिया इसमें शामिल ना हो, क्योंकि इसकी मिलिट्री पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए
वो चाहते थे कि अपना जो मेनली जो इंडियंस हैं फोकस ऑन अपॉन इंक्रीजिंग इट्स ओन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, की अपनी नेशनल पावर को इंक्रीज़ करने के ऊपर लाए, ना कि उसके साथ यूएस के साथ कोई भी रिलेशन रखे, बिकॉज द हार्ड पावर ऑफ द अमेरिका वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंड वन इज़ द सेकेंड एनालिसिस जो थे वो ये चाहते थे कि यूएस एंड इंडिया, यूएस हैड गिवन ए गुड अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिया, कि यूएस ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया को दी है कि वो जो है यूएस हेजमनी का उसको फ़ायदा उठाए और उसकी यूएस हेजमनी की जो है अंडरस्टैंडिंग से जो है बेस्ट पॉसिबल जितने भी ऑप्शन हैं उसको लाए, ताकि इंडिया से उसकी हेजमनी से इसको इंडिया को फ़ायदा हो, ना कि उससे अलग रह के वो उनका ये था कि दैट विल हर्ट इंडिया ओनली इन द लॉन्ग रन, कि शॉर्ट टर्म्स के लिए तो ठीक है लेकिन इन द लॉन्ग रन दैट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। एंड थर्ड एनालिसिस जो थी वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है यूएस के साथ कोई भी रिलेशंस जो है वो नहीं रखे, और दे एस्टेब्लिश ए कोलिशंस कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग वर्ल्ड, जितनी भी दे मेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोलिशंस बनाए कंट्रीज़ का जो कि डेवलप हो रही हैं, दोज हु आर डेवलपिंग, जो डेवलपिंग जो इन द वर्ल्ड में हो रही हैं उनका अपना एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, एंड ओवर टाइम दिस कोलिशंस वुड बिकम मोर पावरफुल। इसको जो है कोलिशंस बना के इसको मोर पावरफुल बनाएं ताकि वो जो डोमिनेंस ऑफ द यूएस है उसको ये जो कोलिशन जो है वो ख़त्म कर सके। दीज आर द थ्री एनालिसिस। एंड नाउ हाउ कैन हेजमनी बी ओवरकम, कि इस हेजमनीज को कैसे ओवरकम जो है किया जा सकता है, कैसे जो है यूएस हेजमनी को रिड्यूस किया जा सकता है, इसको ओवरकम किया जा सकता है। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री, कि किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो है एक्सरसाइज ऑफ द मिलिट्री पावर ऑफ द यूएस को वो कम कर सके, क्योंकि वो इसकी मिलिट्री पावर जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और किसी के पास भी जो है इतना जो है किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इसकी मिलिट्री जो पावर है उसको कम कर सके। एंड इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हियर द पॉलिटिक्स इज़ विदाउट द गवर्नमेंट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है उसमें नो गवर्नमेंट, वहाँ को कोई भी सरकार जो है नहीं होती, बट देयर आर सम रूल्स एंड नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? देयर अनरिटन रूल्स होते हैं, एंड दैट called the laws of war that restricts, and there are some rules and norms, कि वहाँ पर some rules थे and norms थे, unwritten laws थे, that norms called the laws of war and restriction, कि इसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो है कुछ रूल्स बने हुए हैं, बट दीज रूल्स आर नॉट रिटन, अनरिटन लॉज हैं, जिससे कि रेस्ट्रिक्शंस, वॉर रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर है कि कोई भी कंट्री जो है लड़ाई जो है नहीं लड़ सकता, बट दीज आर नॉट प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट्स नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि बैन नहीं है कि वो नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री युद्ध कर सकती है, लेकिन जो है एक अनरिटन लॉज हैं, अनरिटन रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है लॉज ऑफ वॉर को रेस्ट्रिक्शंस हैं, पर उसको जो है बैन नहीं है। एंड नेक्स्ट इज दैट इज़ नॉट द इन द बैलेंसिंग द यूएस मिलिट्री, कोई भी इसकी टक्कर में, बैलेंसिंग में, इसकी पावर में कोई भी कंट्री जो है नहीं है। और वो इसके अलावा जो है चाइना, इंडिया एंड रशिया हैव नॉट द पोटेंशियल्स टू चैलेंज यूएस हेजमनी, कि अगर ये तीनों भी मिल जाते हैं तब भी इनके पास इतनी पोटेंशियलिटी जो है नहीं है कि वो यूएस हेजमनी जो है उसको चैलेंज कर सकें। सो द पीपल आर्ग्यूज दैट, इससे अच्छा है लोगों का ये है कि फॉर रेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रेट इंक्रीज ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो हैं वो कहते हैं आर द बेस्ट वर्क विद द यूएस रादर देन अगेंस्ट द हेजमनी, कि जो हेजमनी उसके अगेंस्ट जाने से अच्छा है कि इनके साथ जो है काम किया जाए और उनके बेनिफिट्स का
फ़ायदा उठाया जाएगी। इसको क्या कहते हैं, बैंडवेगन स्ट्रैटेजी, बैंडवेगन स्ट्रैटेजी को इसको नाम दिया गया है। और सेकेंड इसके अलावा जो है वो कहते हैं अनदर स्ट्रैटेजी ओपन टू स्टेट इज़ टू हाइड, अपने आप को हाइड करके रखें कि उनको इतना ज़्यादा उनके साथ रिलेशंस नहीं रखें कि जिससे कि वो जो है डोमिनेंट पावर्स का उसका फ़ायदा उठा सके, ना कि उसके अगर उसके जो अगेंस्ट आएंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट कंट्रीज। सो इसमें ये है कि कोई भी लोगों ये बिलीव है कि कोई भी जो है इसकी यूएस हेजमनी को जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता, किसी के पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है कि उसकी हेजमनी को रिड्यूस कर सके। तो उनके हिसाब से कि यूएस हेजमनी जो है ओनली वन जो है वही उनको दूर कर सकता है, दैट इज़ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल मूवमेंट्स, पब्लिक ओपिनियंस और मीडिया, आर्टिस्ट, राइटर्स, ये सब जो हैं ये अपने व्यूज़ देकर इसमें यूएस हेजमनी के अगेंस्ट जो हैं ये कर सकते हैं और इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। बट नाउ वी सी दैट ऑल दीज कंट्रीज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, एक ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। इन दिस ग्लोबल विलेज वी आर ऑल द नेबर ऑफ द विलेज हेडमैन्स, यहाँ पर हु इज़ द हेडमैन ऑफ द विलेज, दैट इज़ द यूएस, कि यूएस हमारा हेडमैन है और वी आर लिविंग इन द ग्लोबल विलेज, कि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। इफ़ द बिहेवियर ऑफ द हेडमैन बिकम इनटॉलरेबल, कि अगर हमारा उसका बिहेवियर हमारे लिए इनटॉलरेबल है, देन फिर भी हम कुछ जो है हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट जा सकें। इससे बेटर ये है कि हम जो है उसकी जो है जो ये उसकी रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म करने के बजाय उसको इग्नोर करें और अपने फ़ायदे के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री जो है यहाँ हम ये काम करें। थैंक यू।